तो आज देखते हैं हम। देखो, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बोहर के मॉडल से ही, लेकिन उसमें देखो एक दो क्वेश्चंस हैं, उससे स्टार्ट करेंगे तो दो तीन फार्मूला हमारे पास आएगा। ठीक है, देखो, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1। दूसरे सेल में से पहले सेल में कूद गया भाई, जंप कर दिया। फाइंड द एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एंड वेवलेंथ। तो उसकी एनर्जी और वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की नहीं, किसकी, जो एनर्जी आपकी रेडिएट हुई है उसकी हमें एनर्जी और वेवलेंथ बतानी है। समझ गए आप लोग? मतलब आपका ये, अगर आपने एटम बना लिया, ठीक है, ये n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आया, इलेक्ट्रॉन 2 में था और इलेक्ट्रॉन 1 में आया, तो जो इमिशन हुआ, एनर्जी का जो इमिशन हुआ वो कितना हुआ, एनर्जी। ठीक है, आपको E बताना है और आपको लैम्डा बताना है। तो ऐसे देखो, एक फार्मूला में बता दूं, E इक्वल टू क्या होता है, HC बाई लैम्डा, इसी से निकालेंगे हम। पहले देखो, पहले तो एक फार्मूला हम बताया था, एनर्जी का फार्मूला क्या था, डायरेक्टली आप लोग को पता हो एनर्जी का फार्मूला मैं क्या बताया था, टोटल एनर्जी का E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये फार्मूला था। समझ रहे हो ना आप लोग? अब आपको एनर्जी डिफरेंस ही बताना है ना, कि n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आया है ना, तो उसके लिए क्या निकालेंगे आप, एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा ई, डेल्टा ई ही तो होता है। डेल्टा ई बराबर क्या होगा, E2 माइनस E1, है ना, E2 माइनस E1। तो E2 क्या होगा, देखो E2 क्या होगा, समझ, अच्छा देखो, -13.6 है ना, जेड स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर। भाई आपको n2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, n इक्वल टू 2 है, समझ रहे हो ना, n2 है ना, ये n1 है, ये n2 है, ये n1 है और ये n2 है। माइनस, देखो माइनस अब होगा, माइनस और ब्रैकेट में फिर से माइनस होगा, है ना, क्योंकि 13.6 फार्मूला में होता है ना, -13.6 जेड स्क्वायर अपान यहाँ पे n1 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से कह दिया करते हैं, देखो ये हो गया -13.6। जेड की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन एटम है, क्या है, हाइड्रोजन एटम, तो जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है ना। अरे भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। अच्छा, n2 क्या है, 2 है ना। अरे भाई देखो, n2 इक्वल टू 2 है, अरे दूसरा सेल 2, n1 इक्वल टू 1, तो 2 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे, माइनस 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 से हो गया प्लस, 13.6 1 का स्क्वायर अपान n1 इक्वल टू क्या है, 1 है ना, पहला सेल, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो फर्दर आगे करते हैं इसको, -13.6 1/4, ठीक है, और ये क्या हो गया, प्लस 13.6। समझ रहे हो ना आप लोग? अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये अब अभी आपका क्या है, ई है, ठीक है, डेल्टा ई है, समझ लो डेल्टा ई ही तो है। समझ रहे हो ना आप लोग? ये आ गया डेल्टा ई आपका। इसको देखो कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, कैलकुलेशन करने के बाद माइनस माइनस नहीं, प्लस 10.2, क्या आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, तो आपकी डेल्टा ई की वैल्यू आ गई आपकी क्या, -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी प्लस। ठीक है, अरे इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे, कुछ कटेगा पिटेगा, अरे देख लो काट के, ये कितना आ गया, टाइम गया 3 टाइम्स, 4 टाइम 12, फिर कितना टाइम्स गया, एक बचा तो 16 हो गया, 4 चौक 16। ठीक है, तो 10.2 आया ना, ये माइनस है ये प्लस है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेल्टा ई की वैल्यू आ गई आपकी। अच्छा देखो, आपको एनर्जी का पता चल गया, समझ रहे हो ना, एनर्जी तो पता चल गई ना, यही तो एनर्जी पूछा था कि ये जो इमिशन होगा इसमें एनर्जी कितनी निकलेगी, तो एनर्जी आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इमिशन होगा। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना तरंग दैर्ध्य या लैम्डा, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो लैम्डा का फार्मूला क्या, अच्छा E इक्वल टू क्या होता है, HC बाई लैम्डा होता है ना फार्मूला, इक्वल टू HC लैम्डा होता है ना। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, लैम्डा वेवलेंथ है तरंग दैर्ध्य, तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अरे भाई E नीचे आ जाएगा, आएगा ना, HC बाई E। अच्छा, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, तो H की वैल्यू क्या होती है, 6.36, 6.36 नहीं, 6.636, ठीक है, इंटू 10⁻⁻34
और c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जूल सेकेंड होता है। अच्छा, अब E की वैल्यू आपने निकाल दिया है, E की वैल्यू क्या है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, E की वैल्यू तो यही है, डेल्टा E निकाल लो। तो क्या हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अच्छा, यूनिट भी जिसका लिखना हो तो लिख लेंगे। अच्छा, पूरा होल यूनिट जो रखोगे ना आप, वो क्या आएगा एंगस्ट्रॉम में। भाई तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है तो एंगस्ट्रॉम उसका यूनिट होगा। अच्छा, अब लैम्डा इक्वल टू अगर शॉर्टकट लिखना चाहते हो तो ये लैम्डा, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा क्या 12375, क्या आएगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12375 अपॉन 10.2, 10.2, ये क्या आएगा एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा की वैल्यू, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में से पहले सेल में आता है तो उसके लिए उसका वेवलेंथ क्या होगा 12375 अपॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी क्या होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव। समझ गए? तो आपके लैम्डा का फॉर्मूला ये हो गया। जब दो से एक में आए, अगर 3 से 2 में आए तो अलग फार्मूला हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग? तो आगे देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। तो इस बार क्या है कि हाइड्रोजन, देखो वो फार्मूला तो आप एक देख लिए थे कि लैम्डा इक्वल टू का फार्मूला क्या लेता है लैम्डा इक्वल टू क्या निकाले थे हम 12375 अपॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी एंगस्ट्रॉम, और डेल्टा ई क्या आ गया था आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हम देख लिए थे। तो देखो अब कुछ फार्मूले और हैं। अगर आपको मैं क्या बोला कि स्पेसिफाई कर दिया था कि 2 से पहले में आ रहा है तो उसके लिए इस तरह से लैम्डा वगैरह निकालेंगे, लेकिन अब 2 के लिए निकाल सकते हैं ना, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, क्या ऐसे करके पूरा फार्मूला रख के निकालते रहेंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो लेकिन याद रखो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो उसके लिए स्पेसिफाई एक फार्मूला है कि कैसे निकाल सकते हैं। अगर n2 से n1 में आ रहा है, कोई n2 सेल उससे n1 में आ गया है, भाई जाहिर सी बात है अगर अगले वाले क्लास से पिछले वाले क्लास में आ रहा है तो जो उसका आगे वाला क्लास है n2 है और n1 क्या है उसके पीछे वाला क्लास। तो देखो पहले डेल्टा ई का फार्मूला क्या होता है हमारे लिए। अच्छा, n2 से कहां पे आ रहा है ये n1 में आ रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उससे इमिशन में जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, उसके लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी से जितनी सीरीज है लाइन स्पेक्ट्रम की, जितनी सीरीज है सब करेंगे। देखो डेल्टा ई का फार्मूला अभी हम देखे हैं, होता भी यह फार्मूला क्या होता है E2 माइनस E1, मतलब इसको लिख सकते हो कि E2 किसके लिए है N2 के लिए है, और E1 किसके लिए है N1 के लिए। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? देखो अब देखो इसको आगे क्या करते हैं। E2 क्या आएगा माइनस ही होगा ना, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर होगा ना, N2 की जगह N2 आएगा ना। अरे फार्मूला जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस फिर एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नहीं समझ में आएगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखो इसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है, -13.6 जेड स्क्वायर। अच्छा, जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अरे भाई एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, तो 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई 13.6 था, माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, या अच्छा जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। ठीक है, आ रहा समझ? अब देखो यहां से कॉमन ले लो -13.6, ठीक, 13.6 देखो दोनों में है ना, कॉमन ले लिया -13.6। अब देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, देखो अब ये माइनस कॉमन लिए है ना, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, होगा नहीं होगा, चलो माइनस छोड़ो प्लस कॉमन ले लो 13.6, ठीक है, तो ये तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन N1 का स्क्वायर -1 अपॉन N2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? होगा ना, ठीक है।
ठीक है, अब देखो ये काम हो गया। अच्छा, आपका जेड बाकी था क्या? जेड की वैल्यू आप रख सकते हो। अगर जेड की वैल्यू, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन, यहां तो मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर दी थी, चलो ठीक है, अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और, अच्छा हाइड्रोजन के लिए तो ये सही है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए यहां तक ये डेल्टा ई यहां तक क्या है, सही है। अगर हाइड्रोजन के लिए बोले तो 13.6 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, अगर मैंने हाइड्रोजन के लिए किया, ठीक, समझ गए? यहां तक आप लोग नोट कर लेना। अगर हाइड्रोजन की जगह मैं जेड की वैल्यू कोई भी ले लें, कुछ ज्यादा वैल्यू हो गई, जेड की वैल्यू कुछ और हो गई, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर जेड की वैल्यू अगर 1 नहीं हो, कुछ और हो, तो वहां पे देखो डेल्टा ई कुछ और हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हो ना आप लोग? जेड की वैल्यू अब यहाँ पे तो चेंज नहीं करेंगे ना, अब जहां पे 1 1 कर दिया वहां पे क्या रहेगा, जेड ही रहेगा, जेड स्क्वायर रहेगा, ठीक है, जहां पे 1 1 कर दिया। तो -13.6 जेड का स्क्वायर अपान n2 का स्क्वायर, है ना, प्लस 13.6, भाई जेड थोड़ी ही चेंज होगा, जेड तो सेम ही रहेगा, जेड का स्क्वायर अपान n1 का स्क्वायर। अब इसको कर सकते हो फर्दर सॉल्व। अब -13.6 और जेड स्क्वायर कॉमन ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो यहां तक जो हो गया, तो देखो डेल्टा इक्वल टू होता क्या है, डेल्टा इक्वल टू hc/λ होता है, होगा ना। हमें क्या निकालना है, लैम्डा ही तो निकालना है, लैम्डा निकालना है ना, तो डेल्टा इक्वल टू hc/λ। तो हम क्या करते हैं, अब ये डेल्टा ई की जगह रख देते हैं hc/λ, hc/λ कर देते हैं, ठीक है। अब hc/λ करते हैं तो ये किसके बराबर है, -13.6 जेड का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर एच हमें क्या चाहिए, ओनली लैम्डा चाहिए, लैम्डा चाहिए ना, तो ऐसा करो कि एच सी दोनों तरफ से गायब हो जाए, ठीक है। तो क्या करो, इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो hc/λ का, समझ रहे हो? अरे इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो hc का और डिवाइड कर दो hc का, समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो देखो इधर से hc और hc कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो ये क्या बचा, 1/λ हुआ इधर, 1/λ इक्वल टू -13.6, ये hc इधर ला दो, जेड स्क्वायर अपान hc, समझ रहे हो ना, इधर ला दिए हम यहां से, यहां पे क्या बचा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये कुछ फार्मूला आया कुछ फार्मूला, तो इस तरह से ये फार्मूला है। देखो अब जेड स्क्वायर अपान एच सी जो है, एक चीज बता दूं मैं आपको यहाँ पे कि जेड स्क्वायर अपान एच सी को बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, सॉरी जेड स्क्वायर नहीं, 13.6 अपान एच सी, जो 13.6 अपान एच सी है उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? रिडबर्ग कांस्टेंट जो आर है इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, तो आर को क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो 13.6 अपान एच सी की जगह पे क्या रख दो, आर रख दो, समझ में आ रहा है ना? मतलब ये जो इधर आपका है, देखो मैं इस तरह से बता रहा हूं आपको, जो 1/λ है इसको क्या कर दिए -13.6 अपान, मैंने कुछ गलती किया है क्या, गलती किया है कुछ, हाँ ये तो सही था, यहाँ पे हमको क्या कॉमन लेना चाहिए था, प्लस ना, तब तो इधर माइनस आएगा, नहीं समझ में आ रहा है? 13.6 है इधर, ये माइनस है ना, अगर माइनस कॉमन ले लेते तो n2 प्लस हो जाता है ना, ये माइनस हो जाता है, अब प्लस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, n2 माइनस रहेगा, ये हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, ठीक है, हाँ अब सही है। तो ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या लिखना है hc 13.6 अपन hc, और जेड स्क्वायर को वैसे ही रखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया?
तो देखो अब ये क्या आ गया, इसके जगह पे क्या रखना है हमें, रिडबर्ग कांस्टेंट आर रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब आपका पूरा फार्मूला क्या आ गया, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। अब देखो यही फार्मूला होता है आपका n1 का स्क्वायर माइनस 1 n2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ गया। अब डिफरेंट डिफरेंट लाइन के लिए जो बताते हैं वहां पे n1 n2 n3 n1 n2 की वैल्यू रखते जाएंगे और आपका लैम्डा की वैल्यू वहां पे आती रहेगी। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है आपका जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो सीरीज आती है ना, बामा सीरीज, फुंड सीरीज, है ना, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है लैम्डा का। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। टॉपिक देखते हैं हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो आपके सिलेबस में भी ज्यादा दिया नहीं है, लेकिन जितना दिया है उतना सफिशिएंट है एनसीईआरटी में। मैं उसी से पढ़ाऊंगा और कुछ आगे भी पढ़ाऊंगा जो नीट और जेईई में भी आ सकता है। देखो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, पहले तो आप लोग लैम्डा का फार्मूला आप लोग देख लिए ना। लैम्डा का फार्मूला क्या था, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, है ना, और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फार्मूला आप देख लिए ना। तो देखो आगे देखते हैं हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कुछ सीरीज दिया है, कुछ लाइंस दी है और उसके कुछ कंडीशंस हैं। तो देखो कुछ सीरीज हैं जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, उसमें 5 सीरीज आती है आपकी। देखो पहला क्या आता है, देखो पहला तो आपको मैं क्या बार बार लिखूं, फर्स्ट क्या आपका लाइमन सीरीज, सेकेंड बामर सीरीज, थर्ड पास्चन, है ना, फोर्थ ब्रैकेट और फिफ्थ आपका फुंड। ठीक है, तो इतनी सारी जो आपकी होती है सीरीज होती हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फुंड सीरीज। तो ये सीरीज होती है और इन सीरीज का अलग अलग वेवलेंथ होता है, अलग अलग एनर्जी होता है। जैसे पहले सेल में n = 1 है तो इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे में तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे में तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे में तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही पांचों में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या कंडीशन होता है, इनका अलग अलग वेवलेंथ निकालते हैं भाई। जो हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसको छोड़ देता है, इमिट कर देता है एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और वेवलेंथ के फॉर्म में। तो वही इसमें से देखते हैं कि किसका कहां से कहां तक वेवलेंथ कम होगा, मैक्सिमम होगा, कहां से कहां वेवलेंथ मिनिमम होगा। तो देखो जैसे लाइमन सीरीज को हम लेते हैं एग्जांपल में, तो लाइमन सीरीज के लिए किस तरह से हम डिस्कस करेंगे। यहां पे देखो जब n2 = 2 हो और n1 = 1 हो, मतलब ये दूसरे दूसरे सेल में से इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पहले सेल में। देखो एक चीज है, n1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। 1 किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए, जो n1 क्या रहेगा, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, वैसे ही लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज के लिए जो n1 है वो 2 क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं। n2 बामर का क्या है, ग्राउंड स्टेट है। वैसे ही पास्चन के लिए जो n1 है वो 3 फिक्स रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। और n1 ब्रैकेट के लिए n1 क्या होगा, 4 फिक्स होगा। और ऐसे ही n1 पी फुंड के लिए 5 फिक्स रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, और जो n2 होगा, जैसे मैं लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूं, जो n2 होगा आपका क्या हो सकता है, n2 2 से लेके जैसे 2 3 4 5 इंफिनिटी तक हो सकता है ना भाई। n1 तो आपका फिक्स है ना, एक ही है, इससे नीचे जा नहीं सकता। अरे भाई जैसे मैं बामर की बात कर दिया तो n1 = यहाँ पे 2 1 ले दिया, फिर तो वो दूसरी सीरीज हो गई। समझ गए। देखो तो n2 = ये यहाँ पे आएगा। इसी तरह से जब मैं बामर सीरीज की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे n2 = क्या होगा, n2 = यहाँ पे क्या होगा, n2 = क्या होगा, अरे भाई 3 के बाद होगा ना, 3 के क्या होगा, 4 5 6 7 8 इसी तरह से इंफिनिटी तक कोई भी नंबर आएगा, है ना। और जैसे मैं n1 = बोल रहा था, अच्छा देखो इसके लिए तो बामर के लिए तो मैं ये लिख दिया था, सॉरी किसके लिए मैं लिखा था, हाँ सॉरी मैं क्या किया था, हाँ ठीक है, ये किसके लिए था, लाइमन के लिए क्या था, n2 = ये था, है ना। और मैं अगर बामर की बात करूं, बामर के लिए भी बोला मैं, बामर के लिए n2 क्या होगा, बामर सीरीज के लिए n2 क्या होगा, अरे भाई 2 तो होगा नहीं, क्या होगा 3 4 5 और ऐसे से इंफिनिटी तक। मेरी बात समझ रहे हो। अरे ग्राउंड वाला नंबर छोड़ के बाकी जितना नंबर इंफिनिटी तक ले लो। इसी तरह से इसमें भी होता है।
तो देखो एक चीज सबसे पहले देख लो कि जब n2 इक्वल टू, जैसे मैं लाइमन सीरीज की ही बात कर रहा हूं, तो देखो इसमें मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकलेगा, मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे निकलेगा, ठीक है। यही लैम्डा है, लैम्डा मिनिमम है ना, और लैम्डा मैक्सिमम। देख लो ध्यान से, देखो मैक्सिमम कब होगा, जब n2 इक्वल टू 2 हो, है ना, और n इक्वल टू 1 हो, ठीक है। जब n2 इक्वल टू 2 हो और n इक्वल टू क्या हो, 1 हो। समझ रहे हो मेरी बात। अब मिनिमम कब होगा वेवलेंथ पास किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए, n2 इक्वल टू क्या हो, इंफिनिटी, और n इक्वल टू 1 हो। n1 तो कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हो ना। तो किसी भी वेवलेंथ के लिए n2 जब इंफिनिटी होगा, है ना, किसी भी सीरीज के लिए जब n2 इंफिनिटी होगा तो उसका क्या आएगा, मिनिमम वेवलेंथ आएगा, समझ गए। और n1 इक्वल टू, जैसे n1 इक्वल टू यहाँ पे 1 है ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद वाला नंबर जैसे 2 है तो उसके लिए मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे बामर के लिए अगर मैं मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने की कोशिश करूं तो n1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2, और n2 इक्वल टू 3, समझ गए। ऐसे आप सब निकालना। तो मैं देखो एक वेवलेंथ निकाल रहा हूं किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए, बाकी आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज के लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो ये इसका मतलब क्या है, दूसरे तरह से भी पूछ सकता है, कैलकुलेट लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन डी ऑक्साइड्स, मतलब वापस आ गया फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1, दूसरे से पहले में आ गया, मतलब n2 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2 है, और n इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 है, समझ गए। अच्छा देखो, तो इसको या तो पूछ देगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो जब 2 से 1 में आए, मेरे पास, या तो बोल दे कि लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे निकलेगी, जब n2 इक्वल टू 2 होगा, n1 इक्वल टू 1 होगा। बोलेगा मिनिमम, तो n2 इक्वल टू क्या होगा, इंफिनिटी, n इक्वल टू क्या होगा 1। इसके कंडीशन क्या है, मिनिमम लैम्डा, समझ गए अच्छे से। तो देखो, तो इसी को क्या बोलते हैं, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, जब n2 इक्वल टू 2 हो, n1 इक्वल टू 1 हो। आगे देखो, तो 1 बाई लैम्डा का फार्मूला होता है, लैम्डा का आर जेड स्क्वायर 1 अपन एन स्क्वायर माइनस 1 अपन n2 का स्क्वायर होता है फार्मूला ना। तो देखो जेड की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन के लिए 1 है ना, और n1 1 है, और n2 क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो इधर क्या आएगा, आर 1 माइनस 1/4, भाई माइनस करोगे तो 3/4 हो जाएगा, है ना। तो 1 बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 3/4, या तो लैम्डा क्या लिख सकते हो, उल्टा कर दो ना, लैम्डा लिख दो इसको, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 1/r आ जाएगा, समझ गए ना, r ऐसे है तो 1/r आ जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखो कि 1/r की वैल्यू क्या होती है, 9 से 11, क्या होती है 1/r की वैल्यू, 9 से 11, समझ गए, समझ रहे हो ना मेरी बात, 9 से 11 होता है, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से निकल जाएगा, यहाँ पे 1/r की वैल्यू रख दो, 9 से 11, देखो रख दिया ना वैल्यू में, यहाँ 1/r की वैल्यू क्या रख दिया, 9 से 11, देखो यहाँ पे है ना, तो 9 से 11, इसको 3 से कट करोगे तो क्या आएगा, 1216 एंगस्ट्रॉम। यही क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम फॉर लाइमन सीरीज, समझ गए। देखो मिनिमम के लिए क्या होगा, मैं क्या बताया था, n2 की वैल्यू जब इंफिनिटी रखेंगे और n1 की वैल्यू जब 1 रखेंगे, ठीक है। तो n2 की वैल्यू क्या रख दिया, इंफिनिटी, और n1 की वैल्यू क्या रख दिया 1, तो ये तो क्या हो गया 1 बाई इंफिनिटी 0 हो गया, 0 हो गया ना। तो 1 बाई लैम्डा 1 क्या आया, मेरे पास समझ रहे हो ना, 1 बाई लैम्डा बराबर क्या है, आर जेड का स्क्वायर इंटू 1, तो आर जेड स्क्वायर ही होगा, तो आर की वैल्यू क्या होगी वहां पे, कुछ वैल्यू होगी, लेकिन 1 जेड की वैल्यू क्या है 1 है, हाइड्रोजन है ना, तो सिंपल क्या है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर, लेकिन हमें क्या निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r, तो 1/r की वैल्यू क्या होती है 9 से 11, अरे भाई यही तो बताया मैं 9 से 11, तो फिर क्या हो गया, ये लैम्डा मिनिमम हो गया फॉर लाइमन सीरीज। तो आगे जो सीरीज बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड आप लोग निकालने की कोशिश करना, इसको अगले क्लास में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। तो आगे देखते हैं सेकंड बामर सीरीज, ठीक है, बामर सीरीज। तो देखो बामर सीरीज कहां से कहां तक है, n2 इक्वल टू 3 होगा और n1 इक्वल टू यहाँ पे 2 होगा, तो n1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी 2 होगी, और n2 की वैल्यू 3 से लेके इन्फिनिटी तक होगी ना, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो ना कि बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी,
है ना, अरे सॉरी 2 होगी, और n2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3 4 से लेके इंफिनिटी तक, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है 3 4 5 6 7 इंफिनिटी तक। ठीक है, तो हम अब मैक्सिमम के लिए मैं क्या बताया था, मैक्सिमम के लिए क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम के लिए क्या रखेंगे, n 1 इक्वल टू 2 ना, n2 इक्वल टू 3 से जब n1 इक्वल टू 2 में आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके ऐसे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 बाई लेमडा का हम लोग फार्मूला बताए थे, कौन सा फार्मूला था 1 बाई लेमडा का, आर जेड का स्क्वायर, है ना, 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। देखो बार बार फार्मूला लिखोगे तो फार्मूला याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखो आर की जेड की वैल्यू तो यहाँ पे कॉमन है 1 है। ठीक है, अच्छा देखो n1 क्या है यहाँ पे 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आर तो ऐसे ही है। ठीक है, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। ठीक है, यही होगा। अच्छा अब करो आर, ठीक है, इसको सॉल्व करो 36। ओके, नाउ 9 माइनस 4, तो क्या बचा आपका 5 पावर बाई 36, यही हुआ 5 पावर बाई 36 आपका क्या हो गया 1 बाई लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, समझ रहे हो ना आप लोग, लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 अपान 5 पावर। ठीक है, तो 36 बाई 5 इंटू 1 बाई आर, तो 1 बाई आर की वैल्यू में बताया था 911, तो 36 बाई 5 गुणे 11, सॉरी कितना था 911 ना, 911, 1 बाई आर की वैल्यू 911, तो इसको कट करोगे 5 से तो आपकी वैल्यू आएगी 3644। कितना आएगा 3644 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 3644 एंगस्ट्रॉम नहीं आएगा, ये आपका आएगा 6552 एंगस्ट्रॉम। तो मैक्सिमम के लिए आपका क्या है, तो कट करके देख लो, इसको 10 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 18 बार हो जाएगा, फिर 2 बार और जाएगा ना, तो मतलब 182 टाइम्स आएगा, फिर 36 का मल्टीप्लाई कर दो आपका। या तो देखो ये मैक्सिमम जो बामर सीरीज के लिए मैक्सिमम जो वेवलेंथ हो, सॉरी वेवलेंथ होगी लैम्डा, वो क्या होगी 6552 एंगस्ट्रॉम, 6552 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब मिनिमम है, तो मिनिमम के लिए मैं क्या बताया था कि यहाँ पे n2 की वैल्यू आप क्या रखो, n2 की वैल्यू आप रखो इन्फिनिटी, और n1 की वैल्यू तो हमेशा आपको क्या रखनी 2 रखना है। तो यहाँ पे आप फिर से 1 बाई लेमडा का भाई यहाँ पे डायरेक्ट रख दो फार्मूला। ठीक है, बार बार फार्मूला लिख के वैल्यू मत पुट करो। तो आर जेड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, उसके बाद n1 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, भाई ये तो क्या हो जाएगा भाई 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0 होगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर भाई वो तो 0 ही रहेगा, ये क्या हो गया 1 बाई 4। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाई आर, है ना, तो 4 इंटू 1 बाई आर, तो 4 इंटू 911, तो 3600 आपका 3644 हो जाएगा, 3644 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके लैम्डा मिनिमम की वैल्यू है, लैम्डा मिनिमम फॉर बामर सीरीज। ठीक है, लैम्डा मिनिमम क्या है 3644 एंगस्ट्रॉम, और मैक्सिमम क्या है लैम्डा मैक्सिमम 6552 एंगस्ट्रॉम। तो बाकी जो 3 सीरीज आपकी बाकी है पास्चन, ब्रैकेट और पी फुंड, तो इसके लिए आप लोग खुद निकाल के बताना आप लोग। बाकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नई नई चीजें। थैंक यू क्लास।